Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to talk about the aneurysm. एन्यूरिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्जरी का और बहुत बड़ा टॉपिक भी है। मतलब ये अगर क्वेश्चन आएगा आपको तो 20 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। जो बोर्ड पे भी बेसिक चीज़ें हैं मैं उसके बारे में बता दूं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ये एन्यूरिज्म का डायग्राम है बेसिक। ये नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है, नॉर्मल आर्टरी है और ये पोर्शन जो है थोड़ा सा डायलेट हो गया है। ये वाला पोर्शन थोड़ा डायलेट हो गया है, इसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायलेटेशन ऑफ लोकलाइज्ड सेगमेंट। पूरी आर्टरी डायलेट नहीं हुई है, एक आर्टरी का एक सेगमेंट डायलेट हुआ है, इस सेगमेंट को बोलेंगे हम एन्यूरिज्म। ठीक है जी, डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन लिखनी है डायलेटेशन ऑफ लोकलाइज्ड सेगमेंट। नेक्स्ट इज टाइप्स। कितने टाइप है इसमें? यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 टाइप है, ट्रू, फॉल्स एंड आर्टेरियोवेनस। ये आर्टरी की 3 लेयर होती है जो आर्टरी की वॉल होती है। तो जो ट्रू वाला जो आपका टाइप है इसमें आएंगे कि तीनों लेयर जो है आर्टरी की इन्वॉल्व है एन्यूरिज्म में। अगर यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, 1 2 3, तो तीनों ही एन्यूरिज्म बना रही है, मतलब तीनों ही डायलेट हो रही है। दैट इज ट्रू टाइप ऑफ एन्यूरिज्म। फॉल्स में सिर्फ एक ही लेयर है, वो जो एक लेयर इन्वॉल्व होगी वो सैक की वॉल की तरह काम करेगी, मतलब सैक अंदर है और जो वो एक लेयर है वो उसकी वॉल की तरह काम कर रही है। दैट इज फॉल्स एन्यूरिज्म। नेक्स्ट इज आर्टेरियोवेनस। ये हमेशा याद रखना कि वेरिकोसिटी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वेन्स में होगी और एन्यूरिज्म मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आर्टरी में होगा। मैं ये नहीं कह रही कि एन्यूरिज्म वेन में नहीं हो सकता, तो इसीलिए थर्ड टाइप है इसका आर्टेरियोवेनस एन्यूरिज्म। इसका मतलब है कि आर्टरी और वेन दोनों में जो टाइप का एन्यूरिज्म हो सकता है, दैट इज दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म। अब इसके कॉजेज की बात करते हैं। कॉजेज में सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में आप लोगों ने बेरीज एन्यूरिज्म का नाम बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा। जो सर्कल ऑफ विलिस जो आपके स्कल को सप्लाई करता है, उसमें आप एनाटॉमी पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में। जब उसमें एन्यूरिज्म हो जाए वो होता है बेरीज एन्यूरिज्म। सर्कल ऑफ विलिस एक पेड़ की तरह उसकी आर्टेरियल सप्लाई है, आपकी जो स्कल को सप्लाई करता है, वो फर्स्ट ईयर में आपने एनाटॉमी में पढ़ा है। तो जहां पे भी ब्रांच, एक पेड़ का एग्जांपल ले लो, एक मेन ब्रांच जाएगी और जो इसमें साइड में ब्रांचिंग हो रही है पेड़ में, ये वाला पोर्शन वीक रह जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली इसको भी न्यूट्रिशन देना है, इस वाली ब्रांच को भी आगे तो ये वाला पोर्शन वीक रह जाएगा और यहाँ पे बेरीज एन्यूरिज्म होने के चांसेस है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्टम लेस रहता है, पर जब सेरिब्रल हेमोरेज होगी तब पता चलेगा हमें कि ये बेरीज एन्यूरिज्म हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्रीसॉइड एन्यूरिज्म। क्रीसॉइड में मास ऑफ डायलेटेड पल्सेटिंग आर्टरी पल्सेट कर रही है, वो पोर्शन, वो चीजें पल्सेटिंग डायलेटेड मास मिलेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज आ गई मान लो और यहाँ पे ये पल्सेट कर रही है, तो ऐसी जगहों पे ये जो है ये सिम्टम किसका है? क्रीसॉइड एन्यूरिज्म का। नेक्स्ट इज कंजेनाइटल आर्टेरियोवेनस फिस्चुला। वही मैंने आपको आर्टेरियोवेनस की बात करवाई यहाँ पे। आर्टेरियोवेनस एक अलग टाइप का एन्यूरिज्म था, कंजेनाइटल आर्टेरियोवेनस फिस्चुला, ठीक है। और नेक्स्ट आपका मॉर्फन्स सिंड्रोम है, एन्यूरिज्म ऑफ अयोटा है, जो बड़ी बड़ी आर्टरीज है। तो ये कुछ कंजेनाइटल कॉजेज है। कॉजेज के बारे में बात चल रही है, एक्वायर्ड कॉजेज के बारे में बात करेंगे। एक्वायर्ड कॉजेज 3 टाइप के हैं आपके, डीजेनरेटिव, ट्रॉमेटिक एंड इन्फेक्टिव। ट्रॉमेटिक मीन्स कहीं पे भी ट्रॉमा हो गया, कहीं पे चोट लग गई आपको, दैट इज ट्रॉमेटिक। नेक्स्ट डीजेनरेटिव, मतलब जिसमें आर्टरी का डीजनरेशन हो रहा है, वो अंदर से ही कॉज आएगा आपका। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? आर्टरी की डीजेनरेशन हो जाती है जिसकी वजह से आर्टरी की वॉल वीक हो जाती है। मैं आपको बताना भूल गई कि ये आपका एन्यूरिज्म होता कब है? जब आपकी आर्टरी की वॉल, वीकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल, जब वॉल ही वीक हो जाएगी तभी तो वो डायलेट होगी, ऐसे नॉर्मल तो डायलेट नहीं होगी ऑब्वियसली। तो
यहाँ पे ट्रोमेटिक हो गया। डीजनरेटिव में एथेरोस्क्लेरोसिस जो है आर्टरी का डीजनरेशन करता है। नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड। इन्फेक्शन में जैसे आपका सिफिलिस आ गया या कोई और माइकोटिक इन्फेक्शन है वो आ गए, तो आपका कॉजेज भी हमारा डन हो गया। शेप्स को समझना इज इम्पोर्टेंट। 3 टाइप की शेप्स है, फ्यूजिफॉर्म, सेक्युलर एंड डाइसेक्टिंग। फ्यूजिफॉर्म मतलब कि दोनों तरफ से बराबर बड़ा है और एक जैसा बड़ा है, ऊपर से भी बड़ा है नीचे से भी बड़ा है, डायलेट दोनों साइड से हुआ है, वो तो हो गया फ्यूजिफॉर्म। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर मींस एक ही तरफ से बड़ा है, आपका चोट लगी, ठीक है, यहाँ पे हीमेटोमा बना, ब्लड का क्लॉट बना जो पल्सेट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद इसकी लाइनिंग हुई फाइब्रस टिश्यू से क्योंकि वहां पे हीलिंग चल रही है। उसके बाद जो आर्टरी की वॉल है, आर्टरी की वॉल की एक हिस्सा है इंटिमा, इंटिमा वाली लेयर, वो इसको एनक्लोज कर रही है बाहर से, तो इस वजह से इस साइड तो ये उठ गया बाहर से ऐसा, पर ऊपर से ये सीधा है, ठीक है, समझ आ गई आपको बात? सही है। डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म मतलब किसी ने डाइसेक्ट करके चला गया कोई आर्टरी को। ये किस केस में होगा? ऑब्वियसली ये होगा ट्रॉमा के केस में, ठीक है जी। आर्टरी की 3 लेयर्स है, एडवेंटिशिया, मीडिया एंड इंटिमा, ठीक है। यहाँ पे एथेरोमेटस प्लेग बनेगा तो क्या हो जाएगा? इंटिमा रप्चर हो जाएगी, क्लियर है। एडवेंटिशिया को ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? वसा वेसोरम, वसा वेसोरम। और यहाँ पे क्या बना रहा है? ये एक प्लेक्सिस बना रहा है, ठीक है, प्लेक्सिस बना रहा है, यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज हैं। वासा वेसोरम पीछे से ओब्लिटरेट हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया? जो एडवेंटिशिया है वहां पे म्यूकॉइड डीजनरेशन हो गई। म्यूकॉइड डीजनरेशन की वजह से क्या हो गया? पूरी आर्टरी में क्लेफ्ट बन गया और ये कुछ ऐसी दिखेगी, और इस वाली को बोलते हैं डाइसेक्टिंग टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, जो कि समझना सबसे मुश्किल है। सीक्वेंस समझ लो, इंटिमा पहले रप्चर हुआ, उसके बाद इंटिमा के बाद मीडिया रप्चर होगा वही प्लेग की वजह से, और पीछे से ओब्लिटरेट हो जाएगा जब वैसा वो वेसोरम अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ये प्लेग का इफेक्ट जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। जब ये ओब्लिटरेट हो गया तो फिर यहाँ पे म्यूकॉइड डीजनरेशन होके फिर सारा ही ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सारी आर्टरी ऐसी हो जाएगी, बीच में से आर्टरी ऐसी हो जाएगी। ये लो जी, 3 लेयर नीचे भी कर दो, ऐसा हो जाएगा डाइसेक्टिंग टाइप ऑफ एन्यूरिज्म। क्लिनिकल फीचर्स में पेन्स की बात करेंगे। पेन्स इसलिए लिखा है क्योंकि अलग अलग टाइप की पेन है, ठीक है। नंबर 1 इज एक्यूट पेन। एक्यूट में मतलब कि कभी भी आ सकती है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में कभी भी आ सकती है। नेक्स्ट इज डल एंड एकिंग पेन, मतलब बहुत धीमी वाली दर्द है। नेक्स्ट इज बर्स्टिंग पेन। बर्स्टिंग मतलब जब कोई फट जाए, एन्यूरिज्म अंदर फट जाएगा वैसी वाली दर्द होगी। रेफर्ड पेन, एब्डोमिनल अयोटा प्लस शियाटिका, तो ये रेफर्ड पेन है, ठीक है, दोनों साथ में अकर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज पल्सेटिंग मास। ये पल्सेटिंग मास ना आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल अगर आगे को आपको वो भी करना है, इसका एग्जामिनेशन भी करना है, आपको पता भी करना है कि एन्यूरिज्म है या कोई नॉर्मल वाली स्वेलिंग है, तो आप इस पल्सेटिंग मास को देखोगे तो तभी आपको पता चलेगा कि ये एन्यूरिज्म है। एक डायग्नोस्टिक फीचर है एन्यूरिज्म का पल्सेटिंग मास। नेक्स्ट इज इस्चीमिया। आर्टरी में अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या, ऑब्वियसली इस्चीमिया ही होगा, और क्या होगा। नेक्स्ट, सबसे पहली बात तो कि आपका जो एन्यूरिज्म है उसमें जो छोटे छोटे एम्बोलाई भी बन सकते हैं, एम्बोलस बन सकते हैं छोटे छोटे, जो कि आर्टरी को ब्लॉक कर सकते हैं। और इस वजह से कौन सा सिम्टम आएगा? इस वजह से आएगा रेस्ट पेन, मतलब कि आप बैठे हुए हो फिर भी आपको दर्द हो रही है, या क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन किस में होती है, ये आज आपका क्वेश्चन है कि क्लॉडिकेशन किस चीज का स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है डायग्नोस्टिक। आपके ऑप्शंस है रेनॉल्ड्स डिजीज, बर्जर्स डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस या वेरिकोसिटी, वेरिकोस वेन। इफ यू नो द आंसर कमेंट डाउन योर आंसर। ये हो गया, रेस्ट पेन होगी, छोटे छोटे एम्बोलाई बनेंगे एन्यूरिज्म की वजह से। नेक्स्ट इज, अगर एन्यूरिज्म ज्यादा बढ़ गया तो ये नहीं भूलना कि इसके आसपास और भी स्ट्रक्चर्स है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि नेबरिंग स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ता है। यहाँ पे मान लो वेन है, वेन को कंप्रेस कर दिया, मान लो वेन इतनी थी
और यहाँ पे इस वजह से ऐसी होगी, वेन कंप्रेस कर दिया इसने उस साइड को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो गया ये वाला एरिया, और इस वजह से वो वाला पार्ट ब्लूइश हो जाएगा। एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे मेन अगर हम ढूंढेंगे किस चीज को, तो वो है पल्सेटिंग मास। एक स्वेलिंग लेके आएगा जी, दर्द हो रही है स्वेलिंग में मेरी, इसको देख दो जरा, तो आपने देखना है, और वो पल्सेट कर रहा है, वो स्वेलिंग है, पल्सेट कर रही है, दबाने से उसकी पल्सेशन डिमिनिश हो रही है, मतलब वो ज्यादा धड़क रही है, पर जब दबाएंगे तो वो तक कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर से क्या हो जाएगा, पल्सेशन डिमिनिश हो जाएगी, डिमिनिश पल्सेशन। नेक्स्ट इज वो कंप्रेसिबल स्वेलिंग है, मतलब कि हम जब उसको दबा रहे हैं तो वो दब रही है, दैट इज कंप्रेसिबल स्वेलिंग। सिर्फ मेन पल्सेटिंग मास पे फोकस करो, पल्सेटिंग मास है, ठीक है। उसके बाद पैल्पेबल है, ठीक है, सॉरी कंप्रेसिबल है, हाँ जी है। उसके बाद वो कंप्रेस करके उसकी पल्सेशन डिमिनिश हो रही, हाँ जी हो रही है। उसके स्वेलिंग के ऊपर हमने हाथ रखा, थ्रिल महसूस हो रहा है, जैसे कि पाइप से एकदम पानी निकलता बाहर पुफ करके, वो थ्रिल महसूस हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। नेक्स्ट इज सिस्टोलिक ब्रूट महसूस हो रहा है, ऑस्कल्टेट करके हाँ जी हो रहा है, हाँ जी। प्रेशर इफेक्ट, वेन पे प्रेशर पड़ा, इडीमा, नर्व पे प्रेशर पड़ा, नमनेस, बोन पे प्रेशर पड़ा, बोन इरोजन, ऑर्गन पे प्रेशर पड़ा, इसफेगस पे पड़ा, डिस्फेजिया हो गया, स्टमक में बस्ट हो सकता है, उसकी वजह से उल्टी आ सकती है खून वाली, जिसको हम बोलते हैं हिमेटेमेसिस, ब्लड इन दी वॉमिट। नेक्स्ट स्किन पे प्रेशर पड़ा, तो जो वो स्किन है वो स्ट्रेच हो जाएगी और वहां पे रेड और इडिमेटस हो जाएगी स्किन। थ्रोम्बस बनेगा एन्यूरिज्म की वजह से, एम्बोलाई बनेगा, ऑब्वियसली थ्रोम्बस से डिटैच हो गया तो उसको एम्बोलाई बोलते हैं। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों इस्चीमिया करेंगे। थ्रोम्बस जो है पूरा आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, इस्चीमिया हो जाएगा। एम्बोलाई एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, रेस्ट पेन, क्लॉडिकेशन, वही पीछे वाला क्वेश्चन, वो कॉज करेगा, और इस वजह से भी आगे क्या हो जाएगा, इस्चीमिया। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सबसे मेन क्या कर रहा है एन्यूरिज्म, कोई स्वेलिंग है, वो मेन क्या कर रही है, एडजेसेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट डाल रही है। अगर ये पहले इतना मोटा था तो इस स्वेलिंग ने इसको इतना सा कर दिया, ठीक है, तो ये एडजेसेंट ऑर्गन पे क्या कर रही है, प्रेशर डाल रही है, ठीक है जी। दूसरा क्या कर रहा है, ये थ्रोम्बस एम्बोलाई फॉर्म कर रहा है, वो क्लियर है आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका जो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पे रप्चर हो सकता है, क्योंकि पहले से ही वीक है तो रप्चर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और अब इसके बाद करेंगे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, मतलब इसके जैसा और क्या क्या हो सकता है। पल्सेशन याद रखो एन्यूरिज्म में, तो इसलिए सबसे पहला होगा पल्सेटिंग ट्यूमर। अगर कोई स्वेलिंग है जो पल्सेट कर रही है तो इट मे बी दी ट्यूमर, ठीक है जी। पल्सेटिंग ट्यूमर, स्क्यूलर ट्यूमर है, आर्टेरियोवेनस फिस्चुला है, उसको भी हम मिमिक कर सकते हैं इसके साथ, मिमिकिंग डिजीजेज है। और दूसरा आपका पेनक्रियाज का सूडोसिस्ट, पेनक्रियाज में भी सिस्ट है पर वो भी सूडो है, मतलब फॉल्स है, और फॉल चीज भी एन्यूरिज्म को मिमिक कर सकती है, पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट, ठीक है। These are the differential diagnosis of this thing. Next is investigation. ये तो सारा एक साथ ही कर लो। आर्टरी के लिए क्या कराओगे, एंजियोग्राम कराओगे, और क्या कराओगे, एंजियोग्राम सबसे पहले लिख लो, एंजियोग्राम रट के जाओ, ठीक है। और डोपलर्स स्कैन करा सकते हो आप, मतलब स्कैनिंग ही चलेगी इसमें, क्योंकि अंदर से देखना है ना हमें कि अंदर क्या चल रहा है। डोपलर स्कैन कर सकते हो, डुप्लेक्स स्कैन कर सकते हो, डुप्लेक्स स्कैन कर सकते हो आप लोग। करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी, आर्टेरियल ग्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब कि हम। नेक्स्ट इज ये एक है MATAS, ठीक है जी, दैट इज एंडो एन्यूरिज्मोग्राफी है, ये करवा सकते हैं हम। थेरेपेटिक एम्बोलाइजेशन करवा सकते हैं हम, मतलब कि क्लिपिंग कर देंगे वेसल्स की हम, ठीक है जी। और ओल्डर मेथड में वही वायरिंग ऑफ सैक, ठीक है। ये एन्यूरिज्म है आपका। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, डिस्टल का मतलब होता है दूर। अगर प्रॉक्सिमल ऑफ एन्यूरिज्म सैक क्लिपिंग की या वायरिंग की तो क्या होगा, डिस्टल ऑफ द एन्यूरिज्म सैक की तो क्या नाम बोलेंगे इसको, डिस्टल ऑफ आर्टेरियल ब्रांच। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई आर्टरी जो ब्रांच दे रही है इसकी, इसके डिस्टल की तो क्या बोलेंगे, या इसके प्रॉक्सिमल की तो क्या बोलेंगे। और वन प्रॉक्सिमल एंड अदर डिस्टल टू सैक, एक प्रॉक्सिमल है सैक के और दूसरी वाली डिस्टल है तो क्या बोलेंगे, ठीक है जी। सबसे पहला है आपका प्रॉक्सिमल टू द एन्यूरिज्म सैक, इसको बोलेंगे हम एनेल्स एन्यूरिज्म, ठीक है।
प्रॉक्सिमल टू द सैक, डिस्टल टू द सैक को बोलेंगे हम ब्रैडॉर्स एनेरिज्म, ब्रैडॉर्स एनेरिज्म, ठीक है। आर्टरी के डिस्टल को बोलेंगे हम वॉरड्रॉप्स, वॉरड्रॉप्स, और आर्टरी के प्रॉक्सिमल को बोलेंगे हम हंटर्स, और एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल सैक को बोलेंगे हम एंटाइलस, एंटाइलस। ये ओल्डर मेथड्स है, अब फॉलो नहीं किए जाते हैं। होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स, क्या क्या मेडिसिन हम एन्यूरिज्म में दे सकते हैं? एकोनाइट दे सकते हैं, इंजरी आर्निका दे सकते हैं, आर्सेनिक दे सकते हैं। ये तो वो मेडिसिन है जो नॉर्मली हर चीज में यूज होती है। थूजा दे दो, सल्फर दे दो, ठीक है। ये सारी मेडिसिन हम इसमें दे सकते हैं। डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स पढ़े, कॉजेस पढ़े, शेप पढ़ा, क्लिनिकल फीचर पढ़ा, एग्जामिनेशन पढ़ा। एग्जामिनेशन के बाद हमने इन्वेस्टिगेशंस पढ़े, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी पढ़ा, ट्रीटमेंट भी पढ़ा, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट, और थेरेप्स भी पढ़ा, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़े हमने, कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़े थे हमने। अगर इतना लिख लोगे ना अपनी भाषा में, जितना मैंने यहाँ बताया, 20 में से 18 नंबर तो पक्के है, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आया तो। अब इस टॉपिक को बाइंड अप करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको बोर्ड पे ज़्यादा पढ़ना अच्छा लग रहा है या आपको नोटबुक पे ज़्यादा पढ़ना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये मुझे मेरी पर्सनल नॉलेज के लिए, ये मुझे मेरी पर्सनल नॉलेज के लिए चाहिए कि मैं आपको बोर्ड पे कंटिन्यू कराऊं या फिर एज यूजुअल नोटबुक पे। तो ये बाइंड अप करते हैं। आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, मैंने बता दिया है आपको। आप बुक से डिटेल में पढ़िए, कभी भी नोट से मत पढ़ो, मैं बोल रही हूँ आपको, कभी भी नोट से मत पढ़ो। ऐसे सब्जेक्ट्स तो सर्जरी गायनी जैसे सब्जेक्ट तो बुक से ही पढ़ने चाहिए आप लोगों को। सो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, संध्या_54_ मेडिकल नर्ड करके मैंने एक पेज बनाया है इंस्टाग्राम पे, उसमें मैं थोड़ी वीडियोस डालती रहती हूँ होम्योपैथी से रिलेटेड, तो वो लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है, कमेंट सेक्शन में तो देखो आप लोग बता देते हो, पर क्या होता है ना कि स्किप हो जाता है माइंड से। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि मैम ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, हमारे को पर्सनलाइज वीडियो बनाओ, अपने यूट्यूब पे डालनी है, मैं बनाऊंगी, फ्री में बना दूंगी, कोई सीन नहीं। नेक्स्ट मैं एन्यूरिज्म पे वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि मेरे पास डिमांडिंग टॉपिक्स और भी है, हीलिंग है, और जो मेरा अभी ग्रो कर रहा है, मतलब मैं उसको सेकंड पार्ट डालूंगी और ग्रो करेगा वो चीज़। पर मैं एन्यूरिज्म इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे सर्जरी का पूरा सिलेबस इन 1 मंथ कंप्लीट करना है, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे इस चीज़ में। 2-3 दिन में वीडियो आती रहेगी, तो मुझे व्यूज़ भी उतने चाहिए, अच्छे व्यूज़ चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और जितना ज़्यादा शेयर करोगे ऑब्वियसली उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। So that is it for today. We'll see you in the next one. Bye bye for now. Bye.